Good morning, students. Welcome back to SST class of 8th. In our previous video, we studied about the Battle of Buxar, its consequences, and Anglo-Mysore War. And in today's class, we will study about the Marathas and the Anglo-Maratha War. Okay? So first is Marathas. After their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas became weak. तो जो मराठास थे वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हो गए थे, हार गए थे, एंड दे बिकेम वेरी वीक. There emerged different seats of Maratha power under different dynasties such as Gaikwads, Holkars, Bhosles and Sindhyas. और उसके बाद emerged means came out. ठीक है, तो उसके बाद कई सारी मराठास पावर आ गई डिफरेंट डायनेस्टी की, जैसे कि गायकवाड्स, होलकार्स, भोसलेस एंड सिंधियास. दे वर हेल्ड टुगेदर इनटू ए कॉन्फेडरेसी. और जितनी भी ये डायनेस्टीज थी ये सारी कॉन्फेडरेसी मीन्स एसोसिएशन, लाइक अ यूनियन. ठीक है, इन लोगों ने अपना एक यूनियन बना लिया अंडर द पेशवा. ठीक है, पेशवा के अंडर इन्होंने अपना यूनियन बना लिया, बेस्ड इन पुणे, जो कि पुणे में थे. After the 1770s, the power struggle among the Maratha chiefs intensified. और 1770 के बाद जो स्ट्रगल था पावर के लिए, पोजीशन के लिए, वो मराठा चीफ में क्या होने लगा, इंटेंसिफाइड मीन्स टू बिकम मोर इंटेंस, धीरे धीरे बढ़ने लगा. टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर डिसयूनिटी, द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन देयर इंटरनल अफेयर्स. और जितने भी ये मराठास डायनेस्टी थे ये आपस में अपने पावर को दिखाने के लिए, सुपीरियरिटी दिखाने के लिए आपस में लड़ने लगे, जिस कारण उनके अंदर क्या हो गई, डिसयूनिटी हो गई. एंड द ब्रिटिशर्स टुक दिस एज ए एडवांटेज एंड स्टार्टेड टू इंटरफेयर, दखल देना शुरू कर दिया उनके इंटरनल अफेयर्स में. दिस लेड टू द 3 एंग्लो-मराठा वार्स बिटवीन 1775 एंड 1819. और यही रीज़न था कि जिसके कारण 3 एंग्लो मराठा वार्स हुए 1775 से लेकर 1819 तक. द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ब्रोक आउट ऑन द इशू ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ द पेशवा. जो पहला एंग्लो मराठा वार था वो कब स्टार्ट हुआ, 1775 में, एंड दैट स्टार्टेड ऑन द इशू ऑफ सक्सेशन मतलब कि कौन पेशवा का असली हकदार होगा, कौन सिंहासन पे बैठेगा. थ्रोन मीन्स सिंहासन. द क्लैश इन्वॉल्व माधवराव सेकेंड सपोर्टेड बाय मराठा चीफ्स अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडनेस ऑन द वन हैंड एंड रघुनाथ राव सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन द अदर. और क्लैश किसके किसके बीच में था, माधवराव सेकेंड जिनको कि मराठा चीफ का सपोर्ट मिल रहा था, और किसके लीडरशिप में, नाना फडनेस के और रघुनाथ राव जो कि ब्रिटिशर्स के साथ थे. ठीक है, द यूनाइटेड मराठा चीफ्स डिफीटेड द ब्रिटिशर फोर्सेस. और जितने भी मराठा चीफ थे उन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया. हाउएवर द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड अहमदाबाद एंड ग्वालियर. हालांकि ब्रिटिश फोर्स हार गई थी, फिर भी उन्होंने अहमदाबाद और ग्वालियर को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया. दे कैप्चर्ड इट. इन 1782 पीस वॉज कंक्लूडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई. और फिर 1782 में क्या हो गया, पीस, द वॉर वॉज एंडेड. कंक्लूडेड मीन्स एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई. ट्रीटी मतलब संधि. ठीक, द ब्रिटिश रिकग्नाइज्ड माधव राव सेकेंड एज द पेशवा. और ब्रिटिशर्स ने माधव राव सेकेंड को पेशवा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया. The second Anglo-Maratha War, it started in 1803 and ended in 1805. It happened because the British under Lord Wellesley tried to impose a subsidiary alliance on Sindhyas and Bhosles. और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, under the leadership of Lord Wellesley, they tried to impose मीन्स ज़बरदस्ती सब्सिडरी एलियंस लगाना चाहा, किसके ऊपर, सिंधियाज और भोसलेस के ऊपर. हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ सब्सिडरी एलियंस. एलियंस मीन्स क्या, संधि, जिसे हम कह सकते हैं मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द इंडियन रूलर्स टू द ब्रिटिशर्स टू
मॉडर्नाइज देयर आर्मी, अपने आर्मी को मेंटेन करने के लिए इंडियन रूलर्स कुछ अमाउंट देते थे जिसे सब्सिडरी एलियंस कहा जाता था, जिसे सिंधियाज और भोसले ने मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दे रेजिस्टेड एंड डिक्लेयर्ड ए वॉर ऑन द ब्रिटिश। दे रेजिस्टेड मीन्स डिनाइड, उन्होंने मना कर दिया, एंड दे डिक्लेयर्ड ए वॉर ऑन द ब्रिटिशर्स। They were eventually defeated and had to accept the subsidiary alliance as well as part with the territories of अहमदनगर एंड ब्रोच। ठीक है, और वो इस वॉर में क्या हो गए, डिफीट हो गए और उन्हें क्या करना पड़ा, सब्सिडरी एलियंस को एक्सेप्ट करना पड़ा, साथ ही साथ अपने टेरिटरीज़ जो कि अहमदनगर और ब्रोच थे उसके कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को देने पड़े। The British also attacked the Holkar ruler of Indore, but the war did not lead to a decisive result as Lord Wellesley was recalled to England and peace was concluded with the Holkars। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, होलकर्स पे भी अटैक किया जो कि इंदौर के रूलर थे, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज लॉर्ड वेलेस्ली वॉज कॉल्ड बैक टू इंग्लैंड एंड दस पीस वॉज कंक्लूडेड विद द होलकर्स। तो ब्रिटिशर्स ने होलकर के साथ पीस कर लिया, राइट। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, it started in 1817 and ended in 1819. In this war, Peshwa Bajirao II tried to unite the Marathas chiefs against the British। तो इस वॉर में पेशवा बाजीराव ने सारे जो मराठा चीफ थे उनको यूनाइट करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाना चाहा। हाउएवर मराठा फोर्सेस लॉस्ट, हालांकि जो मराठास के जितने भी फोर्सेस थे वो हार गए। द ऑफिस ऑफ द पेशवा वॉज एबॉलिश्ड, और जो पेशवा का ऑफिस था उसको एबॉलिश्ड मीन्स ख़त्म कर दिया गया, एंडेड। बाजीराव सेकेंड वॉज डिपोज्ड एंड पेंशनड ऑफ टू बिठूर नियर कानपुर, और जो बाजीराव सेकेंड थे उनको वहाँ से हटा दिया गया एंड ही वॉज सेंट टू बिठूर नियर कानपुर, और उन्हें हर महीने जैसे पेंशन देने लगे, ठीक, ब्रिटिशर्स। ऑल हिज किंगडम एज वेल एज टेरिटरीज ऑफ द other Maratha chiefs were annexed by the British and they were not allowed to maintain an army। और जितने भी टेरिटरीज किंगडम्स थे मराठा चीफ के, they were annexed, means taken by the Britishers। ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया and they were not allowed to maintain an army, और उनको आर्मी मेंटेन करने की परमिशन नहीं मिली। सो दिस वॉज अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। British expansion under Lord Wellesley। Expansion means to extend, बढ़ना, ठीक है। तो डे बाय डे ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन इंडिया में हो रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 to 1805, extended the British influence in two ways। So Lord Wellesley was the Governor General of India and he extended the British influence इन टू वेज़। कैसे उसने ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ाया इंडिया में? फर्स्ट वन इज़ सब्सिडरी एलियंसेस एंड सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट वॉर। ओके, सब्सिडरी एलियंस, एज पर द सब्सिडरी एलियंस अ रूलर हैड टू, सब्सिडरी एलियंस के लिए रूलर को क्या क्या करना था? लेट मी टेल यू व्हाट इज़ सब्सिडरी एलियंस। सब्सिडरी एलियंस को हिंदी में हम सहायक संधि कहते हैं। सब्सिडरी एलियंस इज एन सब्सिडी गिवन बाय द इंडियन रूलर टू द ब्रिटिशर्स टू मेंटेन द आर्मी, ठीक है। सो लेट अस सी द सम पॉइंट्स ऑफ सब्सिडरी एलियंस। फर्स्ट वन, डिस्बैंड हिज ओन आर्मी, इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी को बैंड करना पड़ेगा, एंड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स परमानेंटली, और उसके जगह ब्रिटिश आर्मी को परमानेंटली रखना पड़ेगा एट देयर कॉस्ट, खुद खर्च उठाना पड़ेगा। और कीड सम टेरिटरी इन ल्यू ऑफ इट, कीड मीन्स सौंपना, टू गिव, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी दे हैव टू गिव सम टेरिटरी इन ल्यू, ल्यू मीन्स इंस्टेड ऑफ इट, उसके जगह पे उनको देना पड़ेगा। इन केस रूलर्स फेल, अ पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी, और अगर कोई रूलर फेल हो जाता था ट्रूप्स मेंटेन करने में, सो ही हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी एज ए पेनाल्टी, मीन्स हर जाना। एक्सेप्ट ए ब्रिटिश ऑफिसर called the resident who
वुड बी स्टेशनड एट द रूलर्स कोर्ट, और एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको रेसिडेंट कहा जाता था उसको अपने कोर्ट में रखना पड़ता था। A resident was a political or commercial agent whose job was to further the British interest, और इस रेसिडेंट का क्या काम था, जो भी पॉलिटिकल या कमर्शियल अफेयर्स हैं उनको देखना। ठीक। एक्सपेल ऑल द फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरी, एक्सपेल मीन्स टू रिमूव। ठीक है, जितने भी फॉरेनर्स अगर टेरिटरी में है, मे बी फ्रेंच और एनी वन, दे शुड बी एक्सपेल्ड, थ्रोन बैक। Then last is consult the British before negotiating with any other Indian state, और अगर किसी भी इंडियन स्टेट के साथ आप नेगोशिएशन मीन्स टू ब्रिंग आउट डिस्कशन, आप किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, सो यू हैव टू कंसल्ट द ब्रिटिशर्स। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ सब्सिडरी एलियंस। The Nizam of Hyderabad was the first to enter into a subsidiary alliance with the British in 1798. तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, he was the first to accept the subsidiary alliance in 1798. In 1801, Lord Wellesley coerced means forced, मजबूर किया। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली forced the Nawab of Awadh to accept the subsidiary alliance. Peshwa Bajirao II signed a subsidiary alliance at Bassein in 1802. उसके बाद पेशवा बाजीराव सेकेंड ने भी सब्सिडरी एलियंस साइन किया 1802 में। Many राजपूताना chiefs also accepted British supremacy and signed treaties, और बहुत से राजपूताना chiefs थे, उन्होंने भी ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को मान लिया और उन्होंने भी ट्रीटीज़ को साइन किया। The Indian rulers who accepted this alliance lost all their independence, और जिन लोगों ने भी सब्सिडरी एलियंस को एक्सेप्ट किया उनका सारा इंडिपेंडेंस चला गया। ठीक। They became like a slave of Britishers. They could take no independent decision, वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। In addition, they had to maintain the British army, और साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना था, वो भी अपने खर्च पे। दिस वॉज ए ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन, एंड दिस वॉज ए ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन। ड्रेन मीन्स लॉस, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। टू मेक मैटर वर्स, द रेसिडेंट्स डिमांड ऑल्सो हैड टू बी फुलफिल्ड, और मैटर और ख़राब कब हो गया, जब रेसिडेंट्स के डिमांड को फुलफिल करना पड़ता था। प्रूव्ड वेरी एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, बहुत एडवांटेजियस था, उनके हक में था। वाई? बिकॉज नाउ दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, क्योंकि उनकी आर्मी लार्ज होती जा रही थी, मॉडर्नाइज होती जा रही थी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और उनका एक भी पैसा नहीं लग रहा था। द मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द एलियंस पार्टनर डायरेक्टली केम अंडर देयर कंट्रोल, और जो भी मिलिट्री अफेयर्स थे, फॉरेन अफेयर्स थे, वो सारे उनके कंट्रोल में आ गए। थ्रू द रेसिडेंट दे कुड एक्सरसाइज कंट्रोल इवन इन इंटरनल मैटर्स। जो रेसिडेंट थे, जो ऑफिशियल कंडक्ट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो अब इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर कर रहे थे। फाइनली टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर्स कुड बी एनेक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और क्या हो रहा था, अब इंडियन रूलर्स की टेरिटरीज कभी भी किसी भी टाइम एनेक्स्ड मतलब लिए जा सकते थे। This led to the development of a new power block in the politics of India, and ultimately the British became the supreme political power in India by their policy. और इस तरह इंडिया में ब्रिटिशर्स एक नए पावर ब्लॉक के रूप में इमर्ज हो गया by their policies. Rapid British expansion, ठीक है, it started from 1805 to 1848. This period experienced a rapid expansion of British territories in India as well as abroad. So ये ऐसा पीरियड था जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन इंडिया और साथ ही साथ बाहर भी कर लिया था। Now claiming paramountcy. Claiming means to ask and paramountcy means supreme power or authority, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं प्रभुता। ठीक है, यानी सर्वोच्चता। तो ब्रिटिशर्स क्या डिमांड कर रहे थे कि सारी सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया की उनके हाथों में दे दी जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स
became the Governor General and initiated the new policy of paramountcy. So Lord Hastings became Governor General of India in 1813 and initiated means started the new policy of paramountcy, यानी कि supreme power या authority. Under this policy, the British claimed that the authority of company over the Indian states is supreme and therefore it is not unjustified to annex or threaten to annex any Indian state in the interest of the company. और इस पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स ने ये क्लेम किया था कि जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनकी अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी पे है एंड इसलिए ये अनजस्टिफाइड नहीं है वो किसी भी इंडियन स्टेट को एनेक्स करे. एनेक्स मतलब क्या, अपने टेरिटरी में ऐड करें या थ्रेटन करें एनेक्स करने के लिए कि वो ब्रिटिशर्स के टेरिटरी में ऐड हो जाए. ठीक. द पॉलिसी एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली इट एक्सप्रेस्ड द एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश. और इस पॉलिसी से पता चल रहा था कि ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन चाहते हैं इंडिया में. हावेवर द रिवोल्ट ऑफ रानी चेन्नम्मा ऑफ किटूर हु टुक टू आर्म्स व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स हर स्टेट शोड द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिसी. हालांकि जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया बट ब्रिटिशर्स fight it with her and tried to annex her state. Okay. Afghan and Sindh. In 1830s, the British started interfering in Afghanistan's internal affairs as they thought Russia might expand across Asia and attack India via Afghanistan. तो 1830s में ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में क्या करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. उनको ऐसा लगता था कि रशिया क्या करेगी, एशिया तक पहुंच जाएगी एंड अटैक इंडिया वाया अफ़गानिस्तान और इंडिया पे अटैक कर देगी. ठीक. विद द हेल्प ऑफ अफ़गानिस्तान. दिस इनसिक्योरिटी रिजल्टेड इनटू एंग्लो अफ़गान वार्स बिटवीन 1838 and 1842 and this insecurity that Afghan will help Russia. There was an Anglo-Afghan War between 1838 to 1842. The British failed to establish direct control over Afghanistan due to very strong resistance और ये war Britishers हार गए. However, they annexed Sindh in 1843. However, in the end, they added Sindh in their territory in 1843. Punjab flourished under Maharaja Ranjit Singh. ठीक है. जो पंजाब था वो दिन पे दिन फ्लरिश कर रहा था, बढ़ता जा रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ही केप्ट पंजाब फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश थ्रू डिप्लोमेसी एंड बाय मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स. ठीक है. सो ही केप्ट पंजाब फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश. उसने ब्रिटिशर्स से अपने पंजाब को बचा के रखा था थ्रू डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति. एंड he maintained a strong army on European lines. In 1839, Maharaja Ranjit Singh died. After his death, there was chaos. Chaos means complete disorder. ठीक है. After his death, there was disorder and the British began to interfere in the affairs of Punjab. This led to two Anglo-Sikh wars that occurred between 1845 to 1849 and the Sikhs were defeated in this war. The British under Lord Dalhousie annexed Punjab in 1849 and the Britishers added the Punjab in their territory under the leadership of Lord Dalhousie in 1849. So this was all about today. In next class we will study about the British expansion under Lord Dalhousie. Okay? Thank you and have a great day.